दर्शकों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बात करेंगे एजुकेशन की, बात करेंगे खेलों की और उससे जुड़े हुए मुद्दों की। हमारे स्टूडियो में मौजूद है डीवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय विहार के चेयरमैन ठाकुर डीपी सिंह जी। डीपी सिंह जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बता दूं कि यद्यपि वो एक संकुल का संचालन करते हैं, लेकिन समाज सेवा में वो बहुत अग्रणी है। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी भागीदारी जो है वो बहुत ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल है ठाकुर जी मेरे आपसे कि कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा संकट आया तो शिक्षा पर आया। हाँ जी। स्कूल व्यवस्था ठप होने से स्कूलों का संचालन फिजिकली तो स्कूल चल नहीं पाते थे। हाँ जी। और अभी भी दिल्ली में स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए। तो इतना बड़ा नुकसान एजुकेशन को हुआ है, बच्चों को भी हुआ है। ये ठीक है कि ऑनलाइन के विकल्प खुले रखे हैं, लोगों ने ई शिक्षा, वर्चुअल शिक्षा क्लास लगाए हैं, तो इसकी भरपाई के लिए अब क्या किया जाना चाहिए? क्या देखो, ये सबसे बड़ा जो बोझ है वो बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी और उनको जो पुरानी भरपाई है उसको पूरा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कारण है कि ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूर करवाते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल बच्चे की फेस रीडिंग करके उसको समझाते हैं, बताते हैं, करवाते हैं, वो ऑनलाइन नहीं करवा सकते। इसलिए वो खाना पूर्ति जो है जो ऑनलाइन की जाती है वो उसकी भरपाई हमें अब जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद जो है ना बच्चों से पूरी मेहनत करा के टीचर्स को बहुत एक्टिव रख के उनकी भरपाई कराएंगे। नहीं, ये बात तो ठीक है कि विकल्प आया हमारे सामने। हाँ, जब भी कोई संकट आता है नए नए विकल्प आते हैं, नए नए रास्ते तलाशे जाते हैं। हाँ। ई शिक्षा हो गई या बच्चे घर में लैपटॉप लेके बैठते हैं, अपने टीचर से जुड़ते हैं, जितना भी समय होता है। क्या इससे बच्चों और संस्थान में, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे एक नया समाज मिलता है, उसे उसके डायलॉग्स होते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, टीचर के साथ होते हैं, तो संवादहीनता की स्थिति नहीं पैदा हो गई 5 महीनों में? नहीं, देखो, ये तो एकदम है ही है। बच्चा स्कूल में जाके अपने आप को एक अलग सोसाइटी में लेके जाता है, बच्चों से खेलता है, अपने जोक सुनाता है, अपना वो करता है, हर तरीके से वो खिलखिला जाता है। वहाँ तो पेरेंट्स के साथ में बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुले होते हैं, बच्चे को हंसा के रखते हैं। बहुत से पेरेंट्स टफ होते हैं जो बच्चों को इतना दबाव में हाँ वो करके रखते हैं, तो बच्चा इतना खुल नहीं सकता। तो बच्चा तो ज़्यादा घर में रह के तो दबता ही है। सिर्फ इतना ज़रूर है कि हाँ, खेल के मैदान में अगर वो चला गया तो वहाँ तो थोड़ा सा वो खिलखिलाता है। अदरवाइज़ तो वो घर में रह के वैसे रह के वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता। अच्छा, जहाँ तक आर्थिक नुकसान की बात करते हैं, हाँ जी, 5 महीने में देखो सरकारों ने भी ये कहा कि केवल आप ट्यूशन फीस लीजिए या आप वर्चुअल शिक्षा देते हैं उसकी शिक्षा लीजिए, लेकिन स्कूल वालों का कहना है, दूसरी तरफ ये कहना है कि भले ही स्कूल फिजिकली नहीं चल रहे हों, लेकिन खर्चे तो उनके वैसे के वैसे ही हैं। देखो, खर्चे तो कोई घटा नहीं, खर्चे तो और बढ़े हैं जी। कारण है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं थी वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ी और उस पर और ख़र्चा बढ़ गया। लेकिन जो बच्चों के साथ में जो दबाव पड़ा या जो हमारे ऊपर दबाव पड़ा वो खर्चा ही है सारा, और तो कुछ है नहीं। अब बहुत से पेरेंट्स कहते हैं भाई हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने ही नहीं जाता, फीस कैसे दें। अब टीचर कहते हैं भाई हम तो खाली बैठे हैं, हमें तनख्वाह दो। तो हम तो दोनों तरफ से ही दबाए गए ना, जो स्कूल वाले हैं दोनों तरफ से दब गए भाई। उधर से तो वो बच्चे वाले कहते हैं भाई हम कहाँ से फीस ला के दें, और उधर से टीचर तनख्वाह मांगता था, हम तनख्वाह कहाँ से दें। तो हमारे लिए ये दोनों तरफ से ही नुकसान हुआ, बच्चे की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। इतना ज़रूर है कि बच्चे को हमने ऑक्यूपाई रखा है, एक किस्म से बिजी रखा है। पेरेंट्स को थोड़ा सा ये रखा भी, आप बच्चे को पढ़ाइए, अपने उसमें ध्यान दिलवाइए, वो करवाइए, लेकिन उतना वो बच्चा नहीं कर पाता जितना कि एक क्लासरूम में जाकर टीचर्स के डर से, बच्चों के कंपटीशन में आके अपनी एक साइकोलॉजी देख के जो बच्चा बढ़ता है वो नहीं बढ़ पाता ऑनलाइन पे।
तो ऑनलाइन अगर होने लगे तो फिर स्कूल खोलने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। हाँ, तो हम तो यही है कि भाई अब जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर रहे हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि भाई आगे से कभी भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इससे कोई बढ़िया विकल्प खोजे जाएं और उसके आगे उसका फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं, हाँ जी, वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे तीसरी लहर के रूप में मतलब ये कहा है कि तीसरी लहर हो सकती है, हाँ, क्योंकि सर्दियों के दिनों में पहले से ही ये आशंका थी कि कोरोना वायरस फैल सकता है। इस स्थिति में पहले तो 31 नवंबर तक के स्कूल उन्होंने आदेश जारी कर रखा है। अब क्या उम्मीदें क्या है कि स्कूलों की गतिविधियां कब सामान्य होगी, क्योंकि बाजार खुल चुके हैं, हाट बाजार भी खुल चुके हैं, साप्ताहिक बाजार भी खुल चुके हैं। देखो, आप अगर इसको फिजिकल और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखना चाहते हैं तो जो डर शुरू में था कोरोना का, वो लोगों का भय निकल चुका है जी। अब होते हुए भी इतना भय नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी, सभी में अवेयरनेस आ चुकी है कि वो हर तरीके का प्रिकॉशंस बरतते हैं और हर चीज़ से मास्क लगा के चलते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, वो करते हैं। तो इससे थोड़ी सी समाज में जो है ना फ़ायदा तो हुआ है इन चीज़ों का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में आप देखो ये घटेगा तो सही, किसी ना किसी दिन तो कम होएगा ही, लेकिन आस्ता आस्ता करके आदमी जितने भी हमारी जनसंख्या उनमें थोड़ा सा आदतें पड़ती जा रही हैं, जिससे वो संभल रहे हैं। आप साउथ एशिया वर्ल्ड ओ स्पोर्ट हाँ जी फाउंडेशन से जुड़े हुए आप उसके प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी, हाँ तो ये फाउंडेशन किस तरह से कार्य करती है? देखो जी, ये पूरी दुनिया में काम करती है। इनके जो ओस्पोर्ट के जो फाउंडर हैं ये ईरानी हैं जी। और जब हमने शुरू में हम लेके आए थे, वो पहले इंडिया में ही लेके आए थे और इंडिया में उन्होंने पहले ही हमारे यहाँ रखा, फिर उन्होंने कहा भी अब इसको हम पूरी दुनिया में जोड़ना चाहते हैं। तो हमने ये इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी हमने काठमांडू में। तो वहाँ मेरे को वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट का प्रेसिडेंट चुना गया था। तो वहाँ से हम अभी ये इसमें जितने भी बड़े बड़े खेल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, उन सभी में इनको लाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे आ रहा है ये ओ स्पोर्ट जो है। इसका कारण है कि ये हर स्पोर्ट को, कबड्डी, कुश्ती एवं जूडो, कराटे, सभी को मिला के एक इसका एक वो बनाया गया है और जिससे एक चहुमुखी विकास सा होता है बच्चे का। मतलब ये खाली ये होता है ना भाई, जैसे आप बॉक्सिंग में तो घुसा ही घुसा चलाएंगे, इसमें हर चीज़ चलती है। कोई भी कबड्डी वाला भी वो आता है इसमें, आपका रेसलिंग वाला भी आता है, मार्शल आर्ट भी आता है, हर चीज़ आती है और ये इसलिए ये पॉपुलर होता जा रहा है। तो जैसे फाउंडेशन का आदान प्रदान कार्यक्रम होता है, मान लीजिए थाईलैंड में होता है, सिंगापुर में होता है या कहीं और होता है, तो उनके खिलाड़ी भी इधर आते हैं? और हाँ, हमने पीछे अभी तालकटोरा स्टेडियम में करवाया था। अच्छा। तो उसमें 17 की बजाय 15 कंट्रीज आए थे हमारे यहाँ। तो हमने ये कराया था, फिर इसमें श्रीलंका में कराया था जी। तो ये जगह जगह हम जहाँ भी जो भी कंट्री वोट लेता है उसके हिसाब से हम वहाँ करवाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़े अच्छे मेडल लाते हैं। देखिए, देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है खेलों के क्षेत्र में, लेकिन सवाल यह है कि प्रतिभाओं को पहचाना कैसे जाए और उन्हें प्रमोट कैसे किया जाए। हाँ, नहीं, एक सबसे बड़ी बात एक और है, मैंने अपने स्कूल में बिल्कुल फ्री रखा हुआ है इसको जी। कोई भी आओ इसके स्कूल के बाद कोई भी आइए और सीखिए। इसी ओ स्पोर्ट के जरिए से कम 18-20 लड़के लड़कियों की नौकरी लगी है। जबकि भाई ये जो है ना हमारा किसी वैसे सरकारी रिकॉर्ड में नहीं जाता, क्योंकि प्राइवेट हम रखते हैं इसको, लेकिन हमने 18-20 लड़कों लड़कियों को इसमें फोर्स में उनको नौकरी दिलवाई है और वो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं जी। हाँ, बहुत तो दर्शकों, ठाकुर DP सिंह ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया कि शिक्षण कार्य में जो शून्य या खलाव पैदा हुआ है उसकी भरपाई के लिए न केवल स्कूल प्रबंधकों को बल्कि शिक्षकों को, गुरुओं को और शिक्षा से जुड़े हुए विद्वानों के साथ साथ अभिभावकों की भी बराबर की जिम्मेदारी है। तभी हम शिक्षा में जो चुनौतियाँ सामने आ रही हैं उस पर पार पा सकेंगे। धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।